आइए भारतीय संविधान का जो है मॉक टेस्ट 6 छठा भाग अपना जो है पूरा करते हैं, जिसमें भारतीय संविधान की पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। विभिन्न जो है प्राचीन काल में चलने वाली व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। सबसे अच्छी बात है कि यह टॉपिक आपका भारतीय इतिहास और संविधान दोनों से संबंध रखता है, भारतीय इतिहास से भी और संविधान से भी। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पुरानी ग्रामीण प्रशासनिक इकाई चोल व्यवस्था में गाँव को कहा जाता था। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सबसे पुरानी ग्रामीण प्रशासनिक इकाई चोल व्यवस्था में गाँव को क्या कहा जाता था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि सबसे पुरानी ग्रामीण प्रशासनिक इकाई का संबंध है किस व्यवस्था से, चोल व्यवस्था से। उसमें जो है गाँव को क्या कहा जाता था, मंडल, कुर्रम, कोट्टम या नाडु। तो उसमें गाँव को कहा जाता था कुर्रम, ऑप्शन बी कुर्रम। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था में सुधार हेतु लाया गया पहला प्रस्ताव था। अंग्रेजों के द्वारा ग्रामीण व्यवस्था में सुधार के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था। हेस्टिंग प्रस्ताव, रॉयल प्रस्ताव, मेयो प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण व्यवस्था में सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहले प्रस्ताव का नाम था मेयो प्रस्ताव। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेयो प्रस्ताव ग्रामीण व्यवस्था में सुधार के लिए अंग्रेजों द्वारा लाया गया पहला प्रस्ताव था, जो 1872 ईस्वी में लाया गया था। मगर आपने पढ़ा होगा कि ग्रामीण व्यवस्था या पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन, मगर लॉर्ड रिपन से भी पहले ग्रामीण व्यवस्था में सुधार के लिए प्रस्ताव लाया गया था मेयो प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखते हैं कि असत्य छांटें मुगल काल में गांव का मुखिया मुकद्दम होता था। देखिए जितने भी प्रश्न हैं जहां असत्य कथन छांटने की बात करता है, ध्यान रखना वे बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। असत्य कथन छांटने के लिए मुगल काल में गांव का मुखिया मुकद्दम होता था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में भी ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख है। दीवान को ही कृषि विभाग बलबन ने बनाया था। मुगल काल में भूमि किराए पर लेकर कृषि करने वाले मुजारियन होते थे। देखो मुगल काल में गांव का मुखिया मुकद्दम होता था, बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में भी ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य है। मुगल काल में भूमि किराए पर लेकर कृषि करने वाले मुजारियन कहलाते थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अलग से भी पूछा जाएगा, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। दीवान को ही कृषि विभाग बलबन के द्वारा नहीं बनाया गया था। दीवान को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान को ही कृषि विभाग बनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था कहलाती थी। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था क्या कहलाती थी। इस्तमरारी, इराजेदारी, सरेजामी या महालवाड़ी। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था कहलाती थी सरेजामी भू राजस्व व्यवस्था का संबंध है मराठा साम्राज्य से। अपने राज्य में कर वसूलने के लिए करोड़ी नामक अधिकारी, देखो पंचायती राज जो ये आपका पीडीएफ है, इससे जो है पूरा करने के लिए प्रश्नों का जो है संग्रह करने के लिए कम से कम 1 हफ्ता पूरा लगा है। तो अच्छे प्रश्न है, अच्छी तरीके से देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं कि अपने राज्य में कर वसूलने के लिए करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी अकबर ने। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी अकबर। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन छांटे सरकार व परगना के मध्य चकला इकाई शाहजहां ने चलाई। मुगल काल में दान में दी गई भूमि सयूरगल थी। दहसाला बंदोबस्त व जब्ती प्रणाली टोडरमल ने अकबर के समय चलाई। जहांगीर की भू राजस्व प्रणाली नसक प्रणाली थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरीके से समझना है। देखो ग्रामीण व्यवस्था में पंचायती राज में यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि इसमें इतिहास का भी संग्रह है, एक एक पॉइंट को आपने समझना होगा, प्रश्न मिस नहीं होगा आपकी परीक्षा से। सरकार व परगना के मध्य चकला इकाई चलाई थी शाहजहां ने, बिल्कुल सही है। परगना का संबंध था तहसील से, सरकार का संबंध था जिला से, और उनके मध्य चकला एक प्रशासनिक इकाई चलाई थी शाहजहां ने, बिल्कुल सत्य है। मुगल काल में दान में दी गई भूमि सयूरगल कहलाती थी। दहसाला बंदोबस्त व जब्ती प्रणाली टोडरमल ने अकबर के समय चलाई, बिल्कुल सत्य है। और नसक प्रणाली ये भू राजस्व की एक प्रणाली थी। नसक प्रणाली ये जहांगीर के द्वारा नहीं चलाई गई थी,
ये चलाई गई थी औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भू राजस्व व्यवस्था औरंगजेब के समय क्या कहलाती थी? तो भू राजस्व व्यवस्था औरंगजेब के समय कहलाती थी नशक प्रणाली। नशक प्रणाली। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लगान के रूप में लिया जाता था, जिसे कहते थे। मुगल काल में फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा लगान के रूप में लिया जाता था, जिसे कहते थे गल्ला बख्शी, जिसका नाम था गल्ला बख्शी। किस साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासनिक इकाई आयंगर कहलाती थी? किस साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासनिक इकाई आयंगर कहलाती थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आयंगर प्रशासनिक इकाई कहाँ की थी? पल्लव, पांड्य, विजयनगर या चालुक्य। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें ग्रामीण व्यवस्था, पंचायती राज ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनकी प्रैक्टिस आपने बार बार करनी पड़ेगी। आयंगर जो प्रशासनिक इकाई थी वह थी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व प्रणाली का सही मिलान नहीं है। कुछ भू राजस्व प्रणालियां हैं, आपने बताना है कि सही मिलान है या नहीं है। क्या इजारेदारी व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था चलाई थी वारेन हेस्टिंग ने? इस्तमरारी बंदोबस्त क्या चलाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी के जनक क्या कर्नल रीड व थॉमस मुनरो हैं? महलवाड़ी व्यवस्था के जनक क्या लॉर्ड वेलेज़ली है? तो इसमें कौन सा मिलान सत्य नहीं है? इजारेदारी व्यवस्था हाल ही में प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, तो बिल्कुल सही है, वारेन हास्टिंग के द्वारा चलाई गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त, देखो कितना अच्छा प्रश्न है कि इस्तमरारी बंदोबस्त स्थानीय बंदोबस्त का ही दूसरा नाम है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बिल्कुल सत्य है, कर्नल रीड व थॉमस मुनरो के द्वारा चलाई गई थी। मगर महलवाड़ी व्यवस्था चलाई गई थी होल्ट मैकेंजी व मार्टिन बर्ड। अभी आगे आएगा, आगे समझना है, होल्ट मैकेंजी व मार्टिन बर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त। देखो स्थायी बंदोबस्त का नाम अभी हमने पढ़ा है इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसका नाम था सूर्यास्त कानून की योजना किसने बनाई थी? सूर्यास्त कानून की योजना किसने बनाई थी? चोरनोक, फ्रांसिस डे, सर जॉन सोर या इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी सर जॉन सोर के द्वारा। सर जॉन सोर। दक्षिण के बारामहल जिले से किस भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बारामहल जिला है मद्रास का, और मद्रास से शुरुआत हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था। आइए इनसे जो है संबंधित कुछ फैक्ट समझते हैं और इस मुद्दे को जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं थी, उसको समझते हैं। यह आपका भारत है, और दक्षिण भारत में जो व्यवस्था थी, कर वसूलने की जो व्यवस्था थी अंग्रेजों द्वारा जो चलाई गई थी, उसी का नाम था रैयतवाड़ी। रैयत, यह कर सीधे किसानों से लिया जाता था। यह कर सीधे किसानों से लिया जाता था। 51% भाग पर यह व्यवस्था थी। भारत के 51% भाग, जिसमें दक्षिण भारत का एरिया और पूर्व में असम का एरिया आता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में चला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा गया। देखो ऐसे प्रश्न अलग से पूछेगा कि किस व्यवस्था में, देखो अंग्रेजों को कर टैक्स जो है इसमें जमींदार देते थे, 90% कंपनी को देते थे, 10% स्वयं रखते थे जमींदार। किसानों से कर वसूलने के लिए उस समय जो है आय का मुख्य स्रोत होता था खेती, और जमींदारी प्रथा इसी का नाम है। देखो जमींदार छोटे होते थे, जागीरदार बड़े होते थे, ये भी आपको समझना है। जमींदारी व्यवस्था का ही नाम है स्थायी बंदोबस्त, इसका ही नाम है इस्तमरारी। ये चलाई थी कॉर्नवालिस ने। और ध्यान रखना है कि जमींदार जो है अंग्रेजों को 90% कर देते थे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुरुआत में ये 10 वर्ष के लिए चलाई गई थी। शुरुआत में 10 वर्ष के लिए चलाई गई थी, मगर बाद में इसको स्थायी कर दिया गया। बंगाल में ही वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये 5 वर्ष ठेका पत्ती पर आधारित थी। 5 वर्ष ठेका पत्ती पर आधारित थी इजारेदारी व्यवस्था ये चलाई थी वारेन हेस्टिंग ने। और उत्तरी भारत में जैसे पंजाब में भू राजस्व व्यवस्था चलाई थी महलवाड़ी। इसका संबंध था गांव के मुखिया से, मतलब कि अंग्रेजों को जो है कर वसूल के देना था गांव के मुखिया को। इसके जनक हैं मार्टिन बर्ड व होल्ट मैकेंजी। यदि किसानों पर कर की भरपाई नहीं होती या जमींदार जो है
वो कर वसूल के अंग्रेजों को नहीं देते तब उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। तो ये भी ध्यान रखना है, सबसे अधिक भाग पर यदि पूछता है सबसे अधिक भाग पर कौन सी कर व्यवस्था थी, तो वो थी रैयतवाड़ी। वो थी कौन सी? रैयतवाड़ी, लगभग 51% भाग पर। स्थायी बंदोबस्त थी 19% भाग पर, 19% भाग पर। कितना अच्छा डाटा है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से आप समझिए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आइए अगला पॉइंट चलते हैं। लॉर्ड रिपन किसके लिए जाने जाते थे? लॉर्ड रिपन किसके लिए जाने जाते थे? 1882 ईस्वी स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के रूप में और इल्बर्ट बिल विवाद के रूप में। यदि आपने अपना जो है इतिहास, संविधान कंपटीशन में पास होने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही है, स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाए। प्रथम कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के समय पास हुआ। और ये मुद्दा क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, मगर कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है ए.ओ. ह्यूम को, ए.ओ. ह्यूम। और आपने पता होना चाहिए कि अंग्रेजी समय में लॉर्ड रिपन के समय एक ऐसा जो है बिल पास हुआ था जिसमें कोई भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकता है, जिससे यूरोपीय शक्ति अंग्रेज जो है बहुत परेशान हुए और इस बिल को जो है निरस्त करने की मांग की। इसके बाद ही जो है कुछ दंगा हुआ देश में और ए.ओ. ह्यूम जो एक सिविल कर्मचारी थे, मजिस्ट्रेट थे, और उन्होंने साथ दिया फिर भारतीयों का। और तब बाद में जाके स्थापना हुई 1885 में भारतीयों का एक नया राजनीतिक दल जिसका नाम रखा गया कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य जो है श्रेय जाता है इल्बर्ट बिल विवाद को। ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा पर्सन है। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय आया था, जिसमें कोई भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकता है, और इसमें हुआ था बाद में दंगा। तो बड़ा अच्छा पर्सन है, तीनों के लिए ही जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन, तीनों के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है कि देश आज़ादी के बाद ग्रामीण स्तर पर चलाया गया पहला अभियान था। देश आज़ादी के बाद ग्रामीण स्तर पर चलाया गया पहला अभियान, बताइए जल्दी से कि देश आज़ादी के बाद ग्रामीण स्तर पर पहला अभियान कौन सा चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, पंचायती राज कार्यक्रम या मनरेगा। तो देश आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को 1952 को 1952 को चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, सबसे अच्छा पर्सन है, लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि देश आज़ादी के बाद ग्रामीण स्तर पर चलाया गया पहला अभियान था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गांधी जयंती के दिन चलाया गया था। और ध्यान रखना है कि उसके बाद में राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1 साल बाद ही 1953 में चलाई गई थी राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो ये 2 बड़े प्रोग्राम थे जो ग्रामीण स्तर में के लिए चलाए गए थे, मगर इनमें कहीं ना कहीं असफलता मिली थी। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से कौन सी सिफारिश की थी? निम्न में से कौन सी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने? द्विस्तरीय पंचायती राज, ग्राम सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या चुनाव में सुधार। यदि आपने जो है अपनी प्रैक्टिस करनी है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपने सोल्व करना पड़ेगा। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ध्यान रखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होगी, ठीक है, मगर गांव की शक्ति अलग होगी, पंचायती राज अलग होगा, वहाँ ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी। मतलब लोकतंत्र का हमने करना है विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन छांटे। इस प्रकार के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रणाली का निम्न स्तर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। बी.आर. मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान में पंचायती राज प्रणाली के पक्षधर नहीं थे। कौन सा असत्य है? पंचायती राज प्रणाली, ध्यान रखना, जो ग्राम सभा है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है। अभी बात करेंगे इस मुद्दे पर भी। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है, दोनों कथन सत्य है। बी.आर. मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, बिल्कुल सत्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान में पंचायती राज प्रणाली के पक्षधर नहीं थे, ये कथन गलत है। ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में पंचायती राज प्रणाली के पक्षधर नहीं थे, ये आपने ध्यान रखना है।
और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है आपका पंचायती राज प्रणाली। ये क्या है? देखो, भारत तो सभी जानते हैं, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में लोकतंत्र भी है मगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आपका जो है सदन में बैठते हैं, मतलब कि विधायिका के सदस्य होते हैं। विधायिका के सदस्य होते हैं, विधि का निर्माण करने के लिए सहायक होते हैं। जनता सीधे विधि का निर्माण, भारत में कानून का निर्माण नहीं करती है, मगर जनता सीधे कानून का निर्माण कहाँ करती है? तो वो करती है ग्राम सभा में। वो करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा बात करेंगे भी कि ग्राम सभा क्या है, मगर ग्राम सभा के सदस्य कानून के निर्माण के लिए सहायक होते हैं, इसलिए ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बल्कि पूरे भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक मेहता समिति के द्वारा कौन से सुझाव दिए गए थे? अशोक मेहता समिति के द्वारा सुझाव दिए गए थे द्विस्तरीय पंचायती राज, न्याय पंचायत का गठन या मंडल पंचायत का गठन। तो अशोक मेहता समिति ने ये सभी सुझाव दिए थे। तो ध्यान रखना है, ये सभी सुझाव आपने नोट्स कर लेने हैं कहीं पे। द्विस्तरीय पंचायती राज का गठन, न्याय पंचायत का गठन, ये अलग से पूछा जाएगा प्रश्न। न्याय पंचायत का गठन, मंडल पंचायत का गठन किसने सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। ये वो समिति है जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। किसकी सरकार आई थी? मोरारजी देसाई की सरकार में गठित समिति ही थी अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन कराने का सुझाव किस समिति ने दिया था? नियमित निर्वाचन कराने का सुझाव किस समिति ने दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन कराने का सुझाव दिया था GV राव समिति। इन समितियों का सन भी परीक्षा में पूछा जाता है। एक तरफ समिति देगा, एक तरफ सन देगा और मैचिंग के लिए देता है। तो अशोक मेहता समिति का भी सन ध्यान रखिए, BR मेहता का भी ध्यान रखिए, थुंगन समिति का भी संबंध पंचायती राज से है, उसका भी सन आप ध्यान रखिए। मगर ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि नियमित निर्वाचन होना चाहिए, ये सुझाव दिया था GV राव समिति ने। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने का सुझाव दिया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिले, यह सुझाव किस किस ने दिया था? LM सिंघवी, थुंगन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि दोनों समिति के द्वारा ही, थुंगन व LM सिंघवी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, दोनों समिति के द्वारा ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने का सुझाव दिया गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है क्योंकि राजीव गांधी की जो सरकार के समय LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था और बाद में थुंगन समिति का गठन हुआ था और संवैधानिक मान्यता दी गई थी दोनों के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश किसने की? अच्छा प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण है, वह सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी थुंगन समिति के द्वारा। थुंगन समिति। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो पेपर सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहले से इन प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। अगला प्रश्न है, देखो कुछ समितियां हैं, इनके बारे में एक बार समझ लेते हैं। बलवंत राय मेहता, जिसे जो है पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है, त्रिस्तरीय सुझाव दिया था कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक स्तर खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर होगी जिला परिषद। अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा, ये भी सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज जहां 15,000 से 20,000 गाँव की जनसंख्या होगी, द्विस्तरीय पंचायती राज गठन करने की बात कही गई थी, जिसमें मंडल पंचायत होगी और जिला परिषद होगी और अलग से सिफारिश करी थी न्याय पंचायत की। LM सिंघवी समिति राजीव गांधी काल में गठित हुई थी। संवैधानिक मान्यता मिले पंचायती राज को सबसे पहले मुद्दा नहीं उठाया था। और ध्यान रखिए, पंचायती राज को लेके सबसे पहला विधेयक राज्यसभा में तो पास नहीं हुआ था, लोकसभा में पास हुआ था, वो 64वां संशोधन विधेयक लाया गया था। ये भी अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज संबंधित सबसे पहला जो है संशोधन विधेयक लाया गया था 64वां, मगर ये पास नहीं हुआ था। गाडगिल समिति ने सिफारिश करी थी 1988 में, इसका गठन हुआ था कि कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित हो, पंचायती राज कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित हो। SC ST महिला आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला तीनों को आरक्षण मिले।
अभी हमने पढ़ा था कि थुंगन समिति ने भी आरक्षण की बात की थी, केवल महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की थी, मगर वह कौन समिति है जिसने SC ST और महिला आरक्षण तीनों की बात कही थी, तो उसका नाम है गाडगिल समिति। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 संबंधित असत्य कथन है। 73वें संविधान संशोधन 1992 से संबंधित असत्य कथन है। LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। यह संशोधन PV नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ। इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कुल 14 अनुच्छेद हैं। ऐसा राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो माध्यमिक स्तर पर पंचायतों को गठन न करने की छूट देता है। स्क्रीनशॉट खींचकर या वीडियो को पॉज करके इस प्रकार का प्रश्न आपने सोल्व करना ही चाहिए, कम से कम प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। तो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित असत्य कथन है ऑप्शन सी। इसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कुल 16 अनुच्छेद हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद। देखिए कितनी बारीकी से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में कम से कम 3 से 4 बार यही प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया है, तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यह संशोधन PV नरसिम्हा राव की सरकार में हुआ था, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सत्य है। ये सारे कथन सत्य है, बस एक कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, सत्य कथन छांटे। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। ग्राम सभा निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्तियों की एक सभा है। ग्राम सभा में गांव के सभी नागरिक आते हैं और ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से ग्राम प्रधान को हटाया भी जा सकता है। देखो पहले समझ लीजिए कि ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा वह सभा होती है जिसमें पंजीकृत सदस्य है, जो गांव के वोटर लिस्ट है, ये समझ लीजिएगा वोटर लिस्ट है, वो ही जो है ग्राम सभा होती है। वोटर लिस्ट ही ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनते हैं जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। तो ये भी जो है अच्छी बात है, ग्राम सभा का आपने पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था, ये महिला को 1/3 आरक्षण बिल्कुल सत्य है। निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्तियों की एक सभा ही ग्राम सभा है। और ग्राम सभा के 2/3 बहुमत, जहाँ भी किसी को हटाने की बात होती है, चाहे राष्ट्रपति का महाभियोग हो, चाहे किसी को पद से हटाना है, तो 2/3 बहुमत संविधान में इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए भी ग्राम सभा का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। और ग्राम सभा में गाँव के सभी नागरिक होते हैं, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ग्राम सभा में केवल जो है पंजीकृत व्यक्ति ही होते हैं, वोटर लिस्ट वाले ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता देने के बाद महत्वपूर्ण बदलाव क्या आया? महत्वपूर्ण बदलाव क्या आया, इसको आपने जो है अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब आंसर देख लीजिए, महत्वपूर्ण बदलाव क्या आया। और महत्वपूर्ण बदलाव आया था कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का भागीदारी लोकतंत्र में बदलाव। देखो पंचायती राज गठित होने के बाद भागीदारी लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। भागीदारी लोकतंत्र, क्योंकि सरकार जो है, ग्राम सभा जो है कानून बनाने में भागीदार है। और अच्छा प्रश्न है कि भागीदारी लोकतंत्र में बदलाव आया था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई 11वीं अनुसूची का कौन सा विषय नहीं है? 11वीं अनुसूची जिसमें कुल 29 विषय हैं, 11वीं अनुसूची जिसमें कुल 29 विषय हैं, तो बताइए 29 विषयों में कौन शामिल नहीं है? कुटीर उद्योग, पुस्तकालय, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यवसाय शिक्षा या उच्च शिक्षा। अच्छा प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 29 विषय हैं, उसमें उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। उच्च शिक्षा शामिल नहीं है। कुटीर उद्योग भी है, पुस्तकालय भी है, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा भी 29 विषय में शामिल है। 29 विषय जो हैं, इनमें से कुछ विषय हैं 1 नंबर का आपसे पूछ जाएगा। ग्रामीण जो है व्यवस्था में यदि यहाँ से प्रश्न ना आए तो ऐसा संभव नहीं है, प्रश्न आएगा। 29 विषय में जो मेन है वे आप ध्यान रखिए। लघु उद्योग ग्रामीण विकास, गैर परंपरागत स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य, कमजोर वर्ग की समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, पारिवारिक समृद्धि और स्वास्थ्य। बाकी आप पहचान लोगे, जैसा कृषि या सिंचाई, कृषि है या सिंचाई है, या अभी हमने पढ़ा था व्यावसायिक शिक्षा है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं 29 विषय हैं, इनको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा।
पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सभी जानते हैं कि न्यूनतम आयु ग्राम प्रधान के लिए कितना है, 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन की सिफारिश को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो भारत का पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। द्विस्तरीय पंचायती राज को लागू किया था, द्विस्तरीय पंचायती राज को लागू किया था। बताइए द्विस्तरीय पंचायती राज को सबसे पहले किसने लागू किया था? द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, और ये लागू किया था सबसे पहले किसने? तमिलनाडु ने। 4 स्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला, 4 स्तरीय पंचायत को राज को लागू करने वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। दोनों प्रश्न अच्छे हैं, कोई सा भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। असत्य कथन छांटे। पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष माध्यम से होता है। ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष माध्यम से होता है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें असत्य कथन है सी, असत्य कथन है सी, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। सीधे जनता उनका चुनाव नहीं करती है, सीधे जनता उनका चुनाव नहीं करती है। जैसे ब्लॉक प्रमुख के लिए पहले बीडीसी का चुनाव होता है और जो बीडीसी होते हैं वही जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनता है। ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य जिला अध्यक्ष को चुनते हैं तो उनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। किसी मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी को जाना जाता है। पीठासीन अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है किस नाम से? रिटर्निंग ऑफिसर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल रीजनल ऑफिसर। तो ऑप्शन बी पीठासीन अधिकारी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पीठासीन अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर इनसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है, मगर पीठासीन अधिकारी आप ध्यान रखिए किस नाम से जाना जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार को लेकर कौन सा अधिनियम लाया गया था? कौन सा अधिनियम लाया गया था? रॉयल अधिनियम, मनी अधिनियम, पैसा अधिनियम या लॉर्ड अधिनियम? देखिए एक प्रश्न अभी 4 से 5 वर्षों में कम से कम अच्छे लेवल के एग्जाम में, ठीक है, कम से कम 5 बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न की वैल्यू को आप समझ लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्र, देखो संविधान की 5वीं जो अनुसूची है, संविधान की 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख करती है। एससी एसटी के प्रशासन का उल्लेख करती है 5वीं अनुसूची। लगभग 10 राज्यों से संबंधित है। उसके लिए जो है 1996 में लाया गया था पैसा अधिनियम। पैसा अधिनियम ध्यान रखना है, PESA, कहीं पे नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे अच्छा प्रश्न है पैसा अधिनियम। पंचायती राज के विस्तार के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में, SC और ST के क्षेत्रों में पैसा अधिनियम क्या है तो आप फुल फॉर्म भी समझ लीजिए। पंचायत, P माने पंचायत, E माने एक्सटेंशन, एक्सटेंशन माने विस्तार, S माने शेड्यूल एरियाज, ठीक है, S माने शेड्यूल और A माने एरियाज, शेड्यूल एरियाज के लिए पैसा अधिनियम लाया गया था 1996 में, 1996। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सही मिलान नहीं दर्शाता? कौन सा सही मिलान नहीं दर्शाता? अनुच्छेद 243 I राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 B पंचायतों गठन, अनुच्छेद 244 SC ST क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 48 A कृषि व पशुपालन। का अच्छा प्रश्न है। यही प्रश्न आपको इस प्रकार का ही प्रश्न परीक्षा में मिलेगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन ये भी ध्यान रखना है, सेपरेट भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 243 के I में है। 243 B में पंचायतों गठन है। 244 SC ST क्षेत्रों के प्रशासन को दर्शाता है, बिल्कुल सत्य है। और केवल अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन है, जबकि पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन वो 48 K में है, 48 A में है। तो ये प्रश्न जो है लास्ट पॉइंट आपका गलत होगा, बाकी सभी सत्य हैं। निम्न में से कौन सा कर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं बाजार व मेले पर लगने वाला कर, बाजार व मेले पर लगने वाला कर। पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए? तो करते हैं आपके राज्यपाल। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं?
राज्यपाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न ध्यान रखना, बहुत सिलेक्टेड है, बहुत समय लगा है ये जो है पीडीएफ तैयार करने के लिए। किस संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है? किस संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है? तो वो है आपका दिल्ली। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? कौन से राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। और डी है ये सभी, डी है ये सभी। तो इन सभी में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है, इन सभी में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है, ये ध्यान रखना है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? मनरेगा कार्यक्रम लागू जो है, मनरेगा कार्यक्रम का संबंध है अनुच्छेद 43 से। पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं का आरक्षण केवल पंचायतों में है, ना ही राज्य की विधानसभा में है, ना ही लोकसभा में है। केवल महिलाओं को आरक्षण है कहाँ? पंचायतों में। यदि ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में आता है तो बताइए इसको किस माध्यम से सोल्व करेंगे? अच्छा प्रश्न है, बारीकी समझ लीजिए कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण की यदि बात होती है तो वो अनुच्छेद 243 के घ में है। देखो कैसे ध्यान रखना है, महिलाओं का आरक्षण है 1/3, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 और 1 4, और 243 का संबंध पंचायतों से है। तो 243 के भाग 4 में मतलब भाग घ में महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। 243 के भाग घ आरक्षण को दर्शाता है, चाहे महिलाओं का आरक्षण हो चाहे SC ST का आरक्षण हो, ये आपने समझना है। निम्न में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट जो है डेमोक्रेसी, उससे संबंधित तृणमूल लोकतंत्र संबंधित है आपका पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार। देखो ग्राम न्यायालय, इसका मीनिंग है कि ग्राम न्यायालय किस राज्य में है? ग्राम न्यायालय जो है किस राज्य में है? तो ग्राम न्यायालय का संबंध है बिहार से, ग्राम न्यायालय का संबंध है बिहार से। भारत में नगरीय क्षेत्र की शर्तों को कौन सा कथन स्पष्ट नहीं करता है? नगरीय क्षेत्र कब घोषित होता है? नगरीय क्षेत्र कब घोषित होता है? न्यूनतम जनसंख्या 4000, 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, गैर कृषि कार्य मतलब कृषि के अलावा कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हो, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में आने लायक है। नगरीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है? किसी नगर को कैसे परिभाषित किया जाता है? न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, ध्यान रखिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होनी चाहिए? 5000। तो यही कथन स्पष्ट नहीं करता है। 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए, बिल्कुल सही है। कम से कम 400 जो है व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिए, न्यूनतम जनसंख्या जो है 5000, 75% पुरुष जो है कि गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी दे देगा इसमें जो है अदल बदल करके, जैसे 65% पुरुष दे देगा, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 400। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? देखिए सिलेक्टेड पर्सन है, बिल्कुल परीक्षा के आने लायक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? परामर्शदात्री निकाय है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, पर्यवेक्षक प्राधिकरण है या वित्तीय प्राधिकरण है। ब्लॉक स्तर ध्यान रखिए ग्राम सभा और जिला पंचायत के मध्य होता है। ये प्रशासनिक प्राधिकरण है, ये है प्रशासनिक प्राधिकरण, ऑप्शन बी। संविधान का भाग 9B संबंधित है पंचायतों से, नगर पालिका से, सहकारी समिति से। तो भाग 9 में या 9B में है सहकारी समिति। पंचायतें हैं भाग 9, नगर पालिका है भाग 9A और सहकारी समिति है भाग 9B। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। लखनऊ में कौन सा स्थानीय निकाय है? ये पिछली बार परीक्षा में आया था कि लखनऊ में कौन सा स्थानीय निकाय है। नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है या छावनी परिषद है या तीनों है। लखनऊ में ध्यान रखना छावनी परिषद है, लखनऊ में छावनी परिषद और नगर निगम दोनों हैं, नगर निगम
दोनों हैं, ये आपने ध्यान रखना है। लखनऊ की यदि बात करता है। 74वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में कितने विषय जोड़े गए थे? तो 9 में कितने विषय जोड़े गए थे? 18 विषय। 18 विषय। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में, सभी जानते हैं भारत का पहला नगर निगम मद्रास में बना था, मगर वो किस ईस्वी में बना था? 1687 ईस्वी, 1687। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में, और 17वां नगर निगम बना था शाहजहाँपुर। 17वां नगर निगम बना था शाहजहाँपुर। देखो, यदि आपकी कोई परीक्षा नज़दीक है, जैसे पीटी का पेपर है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, टीचर भर्तियां हैं, तो यूपी संबंधित यदि कोई परीक्षा है, ठीक है, एसएससी कोई परीक्षा है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नगर निगम 17वां नगर निगम बना था शाहजहाँपुर। 74वें संविधान संशोधन के तहत किसके गठन का प्रावधान किया गया है? ये प्रश्न उसी के लिए है जो अच्छे एग्जाम की तैयारी में है, कोई पीसीएस का एग्जाम है, या आपका एसआई का एग्जाम है, या पीटी का पेपर है, उसी के लिए ये प्रश्न है। अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 74वें संविधान संशोधन के तहत किसके गठन का प्रावधान किया गया? नगर पंचायत के, जिला परिषद के, नगर पालिका के, जिला योजना समिति के। तो बताइए किस किस का जो है प्रावधान है 74वें संविधान संशोधन में? नगर पंचायत का है, बिल्कुल सत्य है। नगर पालिका का है, बिल्कुल सत्य है। जिला योजना समिति का है, बिल्कुल सत्य है। जिला परिषद का नहीं है। जिला परिषद का गठन था 73वें संविधान संशोधन में। तो ध्यान रखना है ए, सी व डी, ए, सी व डी। उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायतों की संख्या यदि आपसे पूछता है तो नगर पंचायतें अभी जो है संशोधित हैं, ये जो हाल ही में संशोधन हुआ है अभी हैं। तो नगर पंचायतें यदि पूछता है 518। उत्तर प्रदेश में कुल नगर पालिका परिषद हैं, नगर पालिका परिषद पूछता है 200। और कुल गांव का मतलब कुल ग्राम पंचायतें, कुल ग्राम पंचायतें 58,176, ठीक है, 58,176। तो ये जो है अच्छा प्रश्न है, अच्छा फैक्ट वाला प्रश्न है, ठीक है। ग्राम पंचायतें पूछेगा, नगर पालिका परिषद पूछेगा, नगर पंचायतें पूछेगा, नगर निगम भी हमने पढ़े हैं, 17 क्या है नगर निगम है। यदि आपने जो है सारी श्रृंखला अच्छी लगी है तो आप कृपया लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दूसरी बात, सबसे लास्ट बात है, लास्ट पॉइंट को समझ लीजिएगा, 3-4 मॉक टेस्ट और आने हैं, ठीक है। सारा भारतीय संविधान का निचोड़ क्लियर होगा, और पिछले जो मॉक टेस्ट हैं उसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जो है इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय